आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सर्जरी किस डिफाइन सर्जरी। तो सर्जरी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विथ डायग्नोसिस विथ द व्हिच डील्स विथ द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय ऑपरेटिव मेथड। सर्जरी क्या है? सर्जरी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो डायग्नोसिस मतलब रोग को पता लगाते हैं और ट्रीटमेंट करता है पेशेंट को बाय ऑपरेशन मेथड द्वारा, उसी को बोलते हैं सर्जरी। तो अब इसमें आता है पहले शॉक। तो शॉक क्या है, किसका प्रकार टाइप्स क्या है, उसके बारे में बताएंगे। शॉक साइनोरम दैट लीड्स हाइपरटेंशन ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इन वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, लंग्स, किडनी। साइनोरम कलेक्शन ऑफ डिजीज होता है। साइनोरम बनने का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिजीज दैट लीड्स हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के बारे में तो आप था हुआ, उन्हें नहीं था तो उसको मैं चैप्टर बनाया हूँ, तो उसमें पढ़ देख लेना। साइनोरम दैट लीड्स हाइपोटेंशन ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इन वाइटल ऑर्गन। ये होता है ना, सिंपल भाषा में शॉक उसे बोलता है जो हमारे वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई लेस हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, वाइटल ऑर्गन में पड़ता है हार्ट, लंग्स, किडनी। इसमें ब्लड सप्लाई जो होता है कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं शॉक। अब शॉक का टाइप, इसका टाइप कितना होता है? ये होता है 5 प्रकार की होता है। कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफ्लाइटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो जान लेंगे कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है। ये इसमें हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट संबंधी होता है, ठीक है। एनाफ्लाइटिक्स का मतलब एलर्जी, किसी भी चीज़ को हमें एलर्जी होता है उसे एनाफ्लाइटिक शॉक हम बोल सकते हैं। सेप्टिक शॉक मतलब मानो कि हमारे हाथ में या फिर पैर में कहीं पर घाव है, उसमें घाव में बहुत सारे बैक्टीरिया ये वो हो जाता है, उसी को बोलता है सेप्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब सिंपल है इतना बुझो कि लॉस ऑफ फ्लूइड, हमारे शरीर के जो फ्लूइड लॉस होता है उसको बोलता है हाइपोवोलेमिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक ये होता है नर्व संबंधी कोई प्रॉब्लम होता है जिसके कारण हमारे वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसी को बोलता है न्यूरोजेनिक शॉक। वो हो गया। अब चलो देखते हैं कि सबसे पहले शॉक को वो देखते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक किसे बोलते हैं। हम पहले ही तो बता दिए थे कि हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड होता है। तो ये देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक किसे बोलता है। शॉक दैट अकर ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, मतलब हमारे शरीर का जो ब्लड है, फ्लूइड है, तरल मतलब फ्लूइड में हो गया पानी, ब्लड सब जो है वो एक्सेसिव लॉस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसी को बोलता है हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका कारण हो सकता है, इसमें कॉजेज है वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग द्वारा हमारा फ्लूइड लॉस हो सकता है। डायरिया के द्वारा हमारा फ्लूइड लॉस हो सकता है। हेमोरेज के कारण हमारे ब्लड लॉस हो सकता है। बॉर्न के कारण हो सकता है। पोलीयूरिया, प्लूगेंट यूरिनाइजेशन। पोलीयूरिया मतलब हमारे यूरिन एक्सेसिव यूरिन लॉस होता है। तो नॉट टेकिंग एक्वाइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, इसके अमाउंट नहीं होता है। चलो ठीक है, इसका आप क्लिनिकल फीचर जानते हैं। क्लिनिकल फीचर हिस्टोरी ऑफ ब्लीडिंग, डायरिया एंड वॉमिटिंग। इसका हिस्टोरी होता है ब्लीडिंग हो जाता है बहुत, डायरिया एंड वॉमिटिंग। पोलीयूरिया मतलब वही होता है कि हमारे यूरिन एक्सेस लॉस होता है। तो उसके बाद है हिस्टोरी और नॉट एक्वाइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड। इसके क्लिनिकल फीचर में आता है ड्राई स्किन, हमारा स्किन जो होता है वो सूखा हो जाता है, सूख जाता है। उसके बाद हाइपोटेंशन हो जाता है। टेसिकार्डिया मतलब आपको नहीं मालूम है तो इंक्रीज इन पल्स रेट, हमारे पल्स रेट बढ़ जाता है। उसके बाद कोल्ड स्किन, हमारा स्किन जो होता है वो पूरा कोल्ड हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। एक्सोजेनिक मतलब ड्राई, एक्सोरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, हमारा मुंह जो होता है मुख वो सूख जाता है। ड्राई टोंग, हमारे टोंग जो होता है वो सूख जाता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, हमें बोलो हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। इंश्योर पेशेंट एयरवेज एंड वेंटिलेशन। पेशेंट को मतलब रूम में जो होता है हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में कहीं पर रहता है, वो उसको वेंटिलेशन के जिस तरफ से हवा आती है वहाँ पर रखना चाहिए। लिफ्ट द लेग ऑफ पेशेंट अबाउट 2 इंच अबव, पुट पिलो अंडर लेग ऑफ पेशेंट। कीप हमारे पेशेंट जो होता है उसका लेग जो होता है ना, खुट्टा, उससे हमें ऊपर की तरफ रखना पड़ता है, ऊपर
ताकि ब्लड सप्लाई जो है फास्ट हो सके हमारी वाइटल ऑर्गन में, ठीक है। कीप पेशेंट वार्म बाय कवरिंग विथ ब्लैंकेट और यूजिंग हीटर। वो क्या होता है, उसका ब्लड लॉस हो जाता है तो उसे बहुत कोल्ड होता है, पहले ही बता दिया था, कोल्ड स्किन, ड्राई स्किन, तो उसके लिए क्या होता है, उसको हीट की ज़रूरत है। तो हम लोग हीट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है कवर करके ब्लैंकेट के थ्रू और हीटर के थ्रू। पल्स रेट, रिस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर इज बी मॉनिटर्ड। हमारा पल्स रेट जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो शुड भी टाइम पे चेक करते रहना चाहिए, रहना है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। एक्वाइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लाइक वाटर जूस शुड बी एडवाइज्ड। उसे मतलब पेशेंट को वाटर फ्लूइड को मतलब एडवाइस देना चाहिए, मतलब ताकि जैसे कि वाटर जूस, क्योंकि उसका ब्लड फ्लूइड जो है शरीर से बहुत लॉस हो चुका है, तो उसे वाटर जूस शुड भी मतलब छूट देना, वाटर जूस देना चाहिए, फ्रूटी और पकड़म जो होता है वो देना चाहिए। इफ़ पेशेंट इज कॉन्शियस इंट्रावेनस फ्लूइड लाइक नॉर्मल साइन। जब अब देखो, जो होश में उसे ना वाटर जूस फ्रूटी कुछ भी देंगे, जो बेहोश है उसे क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें नॉर्मल सलाइन लगाना पड़ेगा जिससे उसका फ्लूइड इंक्रीज हो। डिस्ट्रेस सलाइन शुड बी एडवाइज्ड, सलाइन वो करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब चलते हैं एनाफ्लाइटिक शॉक। एनाफ्लाइटिक शॉक किसे बोलते हैं, शुरू में ही बता दिया मैंने कि हमने कि एनाफ्लाइटिक शॉक मतलब होता है एलर्जी, किसी भी चीज़ से एलर्जी होता है। एनाफ्लाइटिक शॉक इज ड्यू टू एलर्जी। किसी भी चीज़ का जब एलर्जी होता है तो आदमी शॉक में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं एनाफ्लाइटिक शॉक। एनाफ्लाइटिक शॉक इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये जो होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, इसमें बहुत जल्दी वो हो जाता है। विच लीड्स टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। शॉक में सभी में वही होता है, ब्लड सप्लाई लेस हो जाता है वाइटल ऑर्गन में, वही उसी से शॉक में जाता है। किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी हो गया और उससे हमारे ब्लड सप्लाई लेस हो गया तो हम आराम से वो शॉक हो जाता है, शॉक में जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस शॉक हिस्टामाइन रिलीज। अब हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन एक वो ब्लड होता है, ब्लड के वो होता है, हिस्टामाइन रिलीज होता है, इसमें हिस्टामाइन रिलीज होता है। पैथोजन कैसे होता है ये पैथोजन, तो ड्यूरिंग दिस हिस्टामाइन रिलीज, जब हिस्टामाइन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, हिस्टामाइन कॉजेज वैसोडिलेशन। हिस्टामाइन क्या करता है, वैसोडिलेशन करता है। दिस लीड्स, अब वही क्या कर, उसी के कारण होता है हमारे डिक्रीज ब्लड सप्लाई लेस हो जाता है हमारे बॉडी में, वाइटल ऑर्गन में, तो उसी फाइनली लीड्स टू एनाफ्लाइटिक। इस सब का कारण जब होता है तो इसे हम बोल सकते हैं एनाफ्लाइटिक शॉक। कॉजेज ऑफ एनाफ्लाइटिक शॉक। एनाफ्लाइटिक शॉक्स के कारण क्या क्या हो सकता है, ड्रग्स लाइक पेनिसिलियम, हमारे ड्रग्स और कारण से हो सकता है। बी बाइटिंग, बी ले बाइट कर सकता है तो हो सकता है। पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर को आप किसी को फ्लावर देते हो और वो सूंघ के और बेहोश हो जाता है, शॉक में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं एनाफ्लाइटिक शॉक। इसका क्लिनिकल फीचर, सडन फेंटेड ऑफ पेशेंट जो है हमारा फेंट हो जाता है, सडन। रेसेस प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी जो थ्रू आउट प्रेजेंट हो जाता है। टेसिकार्डिया, तो टेसिकार्डिया मतलब इंक्रीज इन ब्लड पल्स रेट, जो पल्स रेट होता है हमारा इंक्रीज होता है, उसी को ये क्लिनिकल फीचर है कि एनाफ्लाइटिक शॉक का। तो और ये डिफ़िकल्टी ब्रेथ सांस लेने में हमें डिफ़िकल्टी होता है, उसके दूसरा नाम है डाइसोफोनिया। विजिंग साउंड इज प्रोड्यूस। विजिंग साउंड मतलब क्या होता है, विजिंग साउंड मतलब होता है कि सांस लेते वक्त साउंड आता है ना, ऐसे करके होता है, वो साउंड वैसा साउंड प्रोड्यूस होता है एनाफ्लाइटिक शॉक में। अनकॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। अब एनाफ्लाइटिक शॉक का पेशेंट को ट्रीट कैसे करें हम, मेंटेन एयरवेज ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। सब शॉक में ये कॉमन है कि हमें पेशेंट को मतलब जिस तरफ से झाल होता है, ढोका होता है, वहाँ पर हवा आता है, उस तरफ रखना चाहिए। ब्रीदिंग में एयरवेज की तरफ रखना है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ठीक है। तो बाद मेंटेन ऑक्सीजनेशन जो है एनाफ्लाइटिक शॉक को मेंटेन करना पड़ता है, चेक करना, और उसे ऑक्सीजन की कमी है तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगा के ऑक्सीजन देना पड़ता है, अगर नॉर्मल है तो ठीक है। रिमूव इकोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो रिमूव करना पड़ता है।
इंजेक्टेड इंजेक्ट हमें उसे क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है एंटी एलर्जिक, जो उसे एलर्जी होता है उसे एंटी मतलब उसके विरुद्ध में लड़े, उसे ऐसा लगाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्बुटामोल इन्हेलेशन शुड बी एडवाइज गिवन। सब मतलब ये मेडिसिन का नाम है। सॉल्बुटामोल नेबुलाइजेशन मेडिसिन उसे देना पड़ता है एनाफिलैक्टिक शॉक के बंदे पेशेंट को। तो इस वजह क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक किसे बोलता है, न्यूरोजेनिक शॉक मतलब होता है वेरी हैप्पी न्यूज़, वेरी सैड न्यूज़ लीड्स टू शॉक। मतलब बहुत हैप्पी हो जाता है उससे लोग शॉक, बेहोश हो जाता है, शॉक में जा सकता है। बहुत सैड हो जाता है, कैसे जैसे कि आपको कोई बता दे कि ऐसा हो गया अचानक, तो बैड हैप्पी न्यूज़ सुना देता है, तो उससे भी लोग मतलब शॉक में जा सकता है। कोई किसी किसी को बहुत सैड न्यूज़ सुना देता है, उससे भी लोग बेहोश हो जाता है, शॉक में जा सकता है। तो ऐसे शॉक को बोलता है न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, तो इसका कारण और कॉजेज क्या हो सकता है, कॉजेज देखते हैं। सडन पेन मतलब सडनली दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। बैड न्यूज़, स्पाइनल एनेस्थीसिया, वेरी हैप्पी वेरी सैड न्यूज़ हो सकता है। इस वजह इसका है क्लिनिकल फीचर, लाइट हेडेसनेस मतलब कपार की दुखाई हो जाता है। वीकनेस कमजोरी फील होता है बॉडी में। वॉमिटिंग होता है। कोल्ड एंड मॉइस्ट स्किन हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब चीज़ ठंडापन और नरम हो जाता है स्किन। तो इस वजह ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है, टेसिकार्डिया मतलब होता है इंक्रीज इन पल्स रेट, और कार्डियो मतलब होता है डिक्रीज इन पल्स रेट। ये न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है, हमारे पल्स रेट जो है डिक्रीज हो जाता है। सभी शॉक से अलग है ये शॉक। सभी शॉक में पल्स रेट इंक्रीज हो सकता है, पर इस शॉक में जो है ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि इसमें पल्स रेट डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद चलो ट्रीटमेंट, हम न्यूरोजेनिक शॉक को पेशेंट को कैसे ट्रीट करें। तो न्यूरोजेनिक शॉक को ट्रीटमेंट, न्यूरोजेनिक शॉक नीड्स नो ट्रीटमेंट। ये शॉक में जो है पेशेंट अपने आप बेहोश होता है, तो कुछ देर बाद होश में आ जाता है, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लेफ्ट द लेग इज 2 इंच अबव। इसमें भी हमारे पैर जो होता है खुट्टा, उसे थोड़ा ऊपर करके रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के ब्लड जो होता है हमारे वाइटल ऑर्गन में सप्लाई हो सके। तो इस पर एनालिसिस ऑफ इब्रुफेन पैरासीटामोल शुड बी गिवन। ये मेडिसिन का नाम है, आप धीरे धीरे आप जान जाओगे। तो मेडिसिन इब्रुफेन पैरासीटामोल शुड बी गिवन मतलब पेशेंट को जो न्यूरोजेनिक शॉक में जो होता है उसे इब्रुफेन पैरासीटामोल पेशेंट को देना चाहिए। एयर फाइन इंक्रीज पल्स रेट बढ़ाना चाहिए, एम्पल मेडिसिन देके। तो इस पर चलो आ जाता है हमारे सेप्टिक शॉक किसे बोलते हैं। सेप्टिक शॉक इज ड्यू टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम जो होता है ना, मैं पहले ही बोला कि किसी भी घाव होता है उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, उसी को बोलते हैं सेप्टिक शॉक। सिंपल था। अब सेप्टिक शॉक जो होता है ना, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है कारण से होता है। बैक्टीरिया रिलीज इंडोटॉक्सिन, जो घाव में हमारे बैक्टीरिया हो जाता है वो क्या करता है, इंडोटॉक्सिन रिलीज करता है हमारी बॉडी में। तो इसी के कारण से एंड दिस, अब जो इंडोटॉक्सिन रिलीज हो चुका है वो क्या करता है, इंडोटॉक्सिन रिलीज एंड दिस इंडोटॉक्सिन कॉजेज वैसोडिलेशन। उस इंडोटॉक्सिन के कारण से हमारे शरीर में वैसोडिलेशन और ब्लड वेसल्स होना सकता है। तो इस वजह से वो ब्लड दिस वैसोडिलेशन, अब ब्लड जो हो गया वैसोडिलेशन, वो ब्लड वैसोडिलेशन क्या कर सकता है कि हमारे ब्लड सप्लाई, इसमें वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज घटा सकता है, लेस कर सकता है। तो उसी कारण सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ब्लड शॉक में ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन में कम होता है, इसी कारण हो सकता है। तो कार्डियोजन हाइपोवोलेमिक में लॉस ऑफ फ्लूइड के कारण डिक्रीज होता है ब्लड सप्लाई। तो इस पर न्यूरोजेनिक शॉक में होता है क्या, तो शॉक में जाता है उसमें। अब सेप्टिक शॉक ही हो गया। आप ये जानकारी के लिए, सम टाइम इट में अकर फंगी कार्डिया एंड वायरस ऑल्सो। तो इस वजह है कॉजेज, इसका कारण क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शन, पहले ही बोला कि किसी भी घाव में इन्फेक्शन होता है तो होता है। तो इन्फेक्शन में क्या होता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। एब्सेस मतलब जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, मतलब हमारे शरीर में कहीं पर घाव होता है, गुर टाइप के, जिसमें पॉस हो जाता है। तो वो पॉस क्या होता है, जो पॉस है वो एक ठाव में जमा रहता है, वो जो एक ठाव में जो जमा रहता है उसे बोलते हैं एब्सेस। एब्सेस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉस, जहाँ पर पॉस कलेक्शन होता है वहाँ उसे वो बोलता है एब्सेस। डायबिटीज़ हो सकता है। इस वजह पेरिटोनिट्स किसे बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। जो एब्डोमिनल में वो होता है, कवरिंग होता है पेरिटोनियम नाम की लेयर, उसे को पेरिटोनिस्ट बोला सकता है। उसमें कमजोरी प्रॉब्लम आ सकता है। यूटीआई किसे बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब हमारी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी सिस्टम में, यूरेथ्रा, जितना भी है, किडनी, इस सब में यूरिनरी सिस्टम में जो इन्फेक्शन होता है उसी को बोलता है सेप्टिक शॉक। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है, हिस्टोरी ऑफ इन्फेक्शन और सर्जरी। सर्जरी के कारण से हो सकता है इन्फेक्शन, घाव, फीवर और हाइपोथर्मिया। फीवर मतलब ज्वर आ सकती है शरीर में। हाइपोथर्मिया मतलब वेरी लो बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, उसे बोलता है हाइपोथर्मिया। अब मैंने जो बोला था पॉस कैसे बनता है, डेड डब्ल्यूबीसी हमारे वहाँ के मर जाता है तो पॉस बनता है। पॉस कहाँ होता है, एब्सेस, जहाँ जमा होता है उसे बोलता है एब्सेस। उसके बाद फीवर और रिगिड चिल, हम जब फीवर बुखार हो सकते हैं। लेस यूरिन आउटपुट, इसमें क्या होता है, यूरिन बहुत कम बाहर निकलती है। रैपिड वेंटिलेशन मतलब सांस लेने में कमी होता है। कन्फ्यूजन और डिस्टोरेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें सेप्टिक शॉक में क्या क्या जांच करना चाहिए हमें, ब्लड टेस्ट करना चाहिए, यूरिन टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद एक्सरे करना चाहिए। किसके, ट्रीटमेंट, अर्जेंट ट्रीटमेंट इज नीडेड। क्या होता है सेप्टिक शॉक में, क्या होता है, ट्रीटमेंट को बहुत जरूरी होता है। रिस्पिरेशन ऑफ सोर्स एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन, से अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इफ़ नेसेसरी सर्जरी कैन बी डन द रिमूव ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इसमें सर्जरी करना पड़ता है। अब कोई घाव हो गया, वहाँ पर पॉस बन चुका है, वो हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, उसे सर्जरी करना पड़ता है और रिमूव इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन का स्रोत और जो होता है उसे रिमूव करना पड़ता है। एयरवेज वेंटिलेशन शुड बी प्रोवाइड। सबसे पहले मैं यही बोल दिया, सभी शॉक में एयरवेज को ज़रूरी होता है। वाइटल शुड बी मॉनिटर, वाइटल जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये सबको मॉनिटर देखते रहना पड़ता है, चेक करते रहना पड़ता है। वाइटल साइन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चेक करते रहना पड़ता है, बीपी। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू फाइट एगेंस्ट डिजीज। इंट्रावेनस एंटीबायोटिक उसे पेशेंट को देना चाहिए ताकि उस डिजीज के विरुद्ध में फाइट करे। उसके बाद आता है वैसोप्रेशर मेडिटेशन शुड बी एडवाइज्ड, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। वैसोप्रेशर मेडिटेशन, इंसुलिन शुड बी एडवाइज्ड इन डायबिटीज़ पेशेंट, उसे इंसुलिन को एडवाइस देना चाहिए। कोर्टिकोस्टेरॉइड शुड बी एडवाइज्ड। પછી कार्डियोजेनिक शॉक किसे बोलते हैं, तो हमारे हार्ट, सिंपल भाषा में बोलना चाहे तो हमारे हार्ट ब्लड जो पंप करता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, एबिलिटी कम हो सकती है, वाइटल ऑर्गन का डिफेक्ट, हमारे हार्ट में जो प्रॉब्लम आ सकते हैं सिंपल में, उसी को बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियो कॉजेज क्या क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, या माया जिसे बोलते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, CHF, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, स्किन ब्लू कलर हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक में, स्वेटिंग, पसीना आता है, एंकल एडिमा होता है, डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या क्या जांच करना चाहिए हमें, चेस्ट को एक्सरे करवाना चाहिए, ECG, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, ECG का पूरा नाम होता है, ये जांच करना चाहिए। ब्लूइश डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन ड्यू टू रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हमारा स्किन जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है, किस कारण से, ऑक्सीजन को जो मात्रा है वो कम हो जाता है, वही कारण से हमारे शरीर ब्लूइश हो जाता है।
ट्रीटमेंट। अब कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीटमेंट कैसे करें? एस्टैब्लिश ABC सभी में होता है। एस्टैब्लिश ABC जो होता है वो सभी में होता है, मतलब एनाफ्लैटिक शॉक, हेमोवोलमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सभी शॉक में ये होता है ABC। ये ट्रीटमेंट में सब सिमिलर होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग कि एस्टैब्लिश्ड इन ABC, सभी में लिख सकता है। इसके बाद आता है हाई फ्लो ऑफ OT। हम उस पहले ही बता दिया कि ब्लूइश उसका स्किन ब्लूइश हो जाता है क्योंकि उसके ऑक्सीजन उसके बॉडी में कमी होता है। तो हाई फ्लो, उसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो करवाना चाहिए। ECG मॉनिटरिंग, ECG इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ जो होता है वो फॉलो करना चाहिए। ट्रांसफ़र पेशेंट टू CCU, कोरोनरी केयर यूनिट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मॉनिटर वाइटल जो होता है, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ये सब, फीवर, ये सब जो होता है टाइम चेक करना रहना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चाहिए। थैंक यू।